हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आज सीटेट का पेपर 2 मॉर्निंग में हो गया पहली शिफ्ट में, उसी में साइंस का जो पेपर हुआ था मतलब कि उसी को हम एनालिसिस लेकर आपके साथ आए हैं। तो इसमें 30 क्वेश्चन थे, 30 को हम आपके साथ एनालिसिस करेंगे। मैथ्स की मैंने एनालिसिस कर दिया है, वीडियो पड़ गई है, आप वहाँ देख लीजिए, अपने आंसर मैच करा लीजिए कि आपके कितने सही और कितने गलत हैं। और मुझे आशा है कि आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। तो शुरू करते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन 61 से शुरू हुआ था 90 तक, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि अभिकथन, एक स्टेटमेंट दिया है यहां पे देखो, रीजन और असर्शन है ना, कि रोगों एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु मलजल का उपचार अनिवार्य है। मलजल मतलब है जो गंदा जल होता है उसका उपचार अनिवार्य है। ये बात तो ठीक है, चलो सही है, ये बात समझ में आ गई। कह रहा मलजल एक ठोस अपशिष्ट है, बिल्कुल नहीं। जो गंदा पानी है, पानी भी कह रहा है, फिर कह रहा है कि वो क्या है, ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण है। ये तो बात ठीक है, लेकिन ठोस अपशिष्ट नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा यहाँ पे असर्शन है, मतलब कि अभिकथन ए सत्य है किंतु आर असत्य है, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर बनेगा, ए, मतलब कि फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अगर हम क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन मिलाइए और देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। श्वास रंध्र और रंध्र छिद्र होते हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से क्रमशः कीट, श्वास रंध्रों से कीट और रंध्र से पर्णमोची पत्ते गैसों का आदान प्रदान, विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना। आगे कह रहा है किसी पत्ते अर्थात पर्ण में रंध्रों की संख्या, पत्ते में रंध्रों की संख्या श्वास रंध्रों की अपेक्षा एक कीट में श्वास रंध्रों की संख्या से अधिक होती है। ध्यान समझना, किसी पर्ण में पत्तों में रंध्रों की संख्या श्वास रंध्रों की अपेक्षा एक कीट में श्वास रंध्रों की संख्या अधिक होती, बिल्कुल गलत है। अरे भाई, एक पत्ते में जो रंध्र स्टोमेटा होता है और इसमें स्पेरिकल होता है, कहने का मतलब श्वास रंध्र होता है। तो जो पत्ते होते हैं वो बड़े होते हैं, कीट छोटे छोटे होते हैं, उसमें श्वास रंध्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। रंध्र और श्वास रंध्र दोनों ही क्रमशः पर्णों और कीटों के शरीर पर निम्न पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं, दोनों नहीं होते हैं। दोनों अगर नहीं लिखा होता तो हमारा आंसर हो जाता, इसलिए ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहां पे कहेंगे केवल ए सत्य है, केवल ए सत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। रिक्त स्थान को सही उत्तर से भरिए। कह रहा है कि ए जो है रुधिर को फुफ्फुस धमनी में ढकेलता है, बी ऑक्सीजनेटेड रुधिर को हृदय में फेफड़े तक ले जाता है, सी ऑक्सीजन रुधिर को वापस फेफड़े से हृदय तक ले जाता है, और बाएं अलिंद वाम अलिंद में से रुधिर डी तक प्रवाहित होता है, इस शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर प्राप्त करता है ना। तो आप ये जानते, पहले आपको मैं समझा दूं थोड़ा सा, क्योंकि कल का पेपर होना है, तो आप इसको एनालिसिस को अच्छे से देख लीजिए, यहां से आपका काम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि कोई भी अगर हार्ट है तो उसमें कितने चैम्बर होते, 4 होते। ऊपर लंग्स होता है और नीचे क्या होता है बेटा आपका नीचे बॉडी पार्ट्स होता है। तो यहां से जाएगा ऐसे और यहां से ऐसे जाएगा, फिर यहां से आएगा ऐसे। ठीक है ना। तो हम कहेंगे ये आपका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट, और ये राइट, ये लेफ्ट। ठीक है ना। कह रहा है कि रुधिर को फुफ्फुस धमनी में ढकेलता है ना। ए क्या है, तो ए जो है रुधिर को फुफ्फुस धमनी में ढकेलता है। इसका मतलब है कि यहां से ब्लड जा रहा है, ठीक है ना, पल्मोनरी हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो होगा ये आलिंद होता है, ये ऊपर क्या होता है, ये आलिंद होता है, ठीक। और नीचे क्या होता है बेटा, निलय होता है। क्या होता है, निलय होता है। तो मैं कहूंगा कि दाया निलय क्या करता है, ढकेलता है। तो दाया निलय कहां है, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। ठीक। अब क्या कह रहा है कि बी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, मतलब हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। ये हमारा क्या हार्ट है, और यहां से देखो हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। ठीक है ना, हार्ट से फेफड़ों तक ले जाती है। तो हम कहेंगे इसे फुफ्फुस धमनी। क्या बोलेंगे, फुफ्फुस धमनी। ठीक है ना। आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक धमनी होती है, 2 प्रकार की वेन्स होती है, धमनी और सिरा होता है। तो हम यहां पे कहेंगे कि फुफ्फुस धमनी है। और तीसरा है, आपको क्या कह रहा है कि तक ले जाती है, सी ऑक्सीजनित रुधिर को वापस फेफड़ों तक लेके आती है। ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएंगी, सिराएं हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा सी, डी वार्म निलय। तो आप यहीं पे आंसर आपका बन जाएगा धमनी सिराएं। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ए इज द मतलब कि 1, आपका 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं परिकल्पनाएं सिद्धांत बनाती है जो कि बाद में नियम बनते, बिल्कुल गलत है। हाइपोथेसिस,
वो क्या पे कहा, क्या बोल रहा है कि हाइपोथेसिस बिकम थ्योरीज व्हिच टर्न टू बिकम लॉस। बिल्कुल गलत है, पहला गलत हो गया, अभिकथन गलत है। गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है ना, क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है वो ये कह रहा है कि जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ए और आर दोनों असत्य हैं, निरपेक्ष नहीं होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर, यहाँ पे ए और आर दोनों क्या है, असत्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सीना अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन पढ़ती है। क्या पढ़ रही है, कैक्टस मौसलीय पादप पौधा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब है। कह रही फिर A2 कह रही है कि मौसलीय पादप के अति छोटे आकार के पर्ण होते हैं। सही बात है, ठीक। छोटे आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं। सही बात है। उसका मतलब है कि उसमें जो एब्जॉर्प्शन वगैरह होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो हम कहेंगे कि उस आपसे पूछा है कि A1 A2 A3 निम्नलिखित में कौन सा क्रमशः A1 A2 और A3 के संबंध में सही है। पहला क्या किया उसने, बताओ मुझे, पहला क्या किया है। तो आप कहेंगे सर कि पहले में उसने क्या किया, तो आप बताइए, अनुमान लगाया है। कैक्टस मौसलीय पौधा, पादप पौधा है, कैसा है, मौसलीय पौधा है। तो आप यहां देखिए कि उसने क्या किया, अनुमान लगाया, मतलब कि ऑब्जर्वेशन किया, है ना। आप यहां देखिए ऑब्जर्वेशन कर लिया, लेकिन इन्फ्रेंस को मतलब कहते हैं कि जो चीजें आपके बारे में पता है। तो आप बताइए, अनुमान लगाए हैं कि पता है कि कैक्टस मौसलीय पौधा, ये मुझे पता है, अनुमान थोड़ी लगा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि हमारा हो जाएगा इन्फ्रेंस, अवलोकन नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर, अवलोकन नहीं कर रहे हैं हम लोग, इन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इन्फ्रेंस मतलब या तो हमारा ऑप्शन ये वाला बनेगा और या तो ये बनेगा, ठीक है ना। आगे क्या करा है, मौसलीय पादप के अति छोटे आकार के पर्ण होते हैं, तो मुझे पता है, इन्फ्रेंस है ना, तो ये मेरा अनुमान है। तो अब ये भी गलत हो गया हमारा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा। आगे पढ़ लो कि छोटे आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं, ये भी हमारा अनुमान है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। ये कल के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप कुछ न पढ़िए, आप इनको अच्छे से देख के जाइए, इसलिए मैं बहुत तेजी से नहीं करा रहा हूँ कि ये हो, नहीं, आराम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसी एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसी एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता। देखो, जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे, आप बताओ। ये क्या आप इसका करा कि परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द टेस्टेबल क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ही जो होगा वो आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, पहला ही आंसर बन जाएगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे ये तो मुझे पता ही है, ठीक है ना। करा नहीं माना जा सकता, परीक्षणीय प्रश्न नहीं माना सकता, माना जा सकता है ना। केचुआ क्या खाता है, ठीक है ना, ये तो परीक्षणीय है। सिगरेट के धुएं से फेफड़े पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। फ्लू मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर कैसे प्रभाव डालता है, ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएगा, व्हेन विल फॉसिल फ्यूल रन आउट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जाएगा इसे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा बनेगा बेटा, फर्स्ट आंसर होगा, जिस बच्चे ने किया उसका सही है। आगे चल, नीचे दिया गया उदाहरण पढ़िए, मतलब कि उदाहरण पढ़िए। कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए कुतुब मीनार के आमोद प्रमोद की भ्रमण व्यवस्था करती है। विद्यार्थियों ने कुतुब परिसर में लोहे का स्तंभ देखा। शिक्षिका ने विद्यार्थियों को स्तंभ के बारे में प्रसिद्ध गुणों को लिखने के लिए कहा, जो 1600 वर्ष पुराना है और जंग प्रतिरोधी है। वह उन्हें अपने घरों के लोहों की उन वस्तुओं को लिखने को भी कहती है जो नियमित रूप से इस्तेमाल होती है तथा जिनमें जंग लगी हुई है, और जंग लगने के कारण और उसमें रोकथाम के तरीके सोचने के लिए कहती है। तो अब बताओ उसने क्या क्या किया, उसने क्या क्या किया है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो बताओ मुझे, सबसे पहले उसने क्या किया कि आमोद प्रमोद की व्यवस्था, कुतुब मीनार लोहे का स्तंभ पिलर शिक्षिका विद्यार्थियों को समय लिखने के लिए उसने कहा कि पहले जो आपने देखा उसको 1600 शब्दों में लिखिए। तो आप अनुमान तो लगाएंगे नहीं, आप मापन तो करेंगे नहीं, शुरू में ही है कि मापन करने लगेंगे, नहीं करेंगे। आप वर्गीकरण करेंगे, सही है ना, क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। उन्हें अपने घर के लोहों की उन वस्तुओं को लिखने के लिए कहती है जो कि नियमित रूप से इस्तेमाल होती हैं, जो कि नियमित रूप से इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वर्गीकरण हो गया। आगे क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। फिर कह रहा है कि जंग लगने का उसे रोकथाम से सोचने के लिए कहती है। तो इसका मतलब वर्गीकरण अवलोकन हो गया। मेरा ऑप्शन ना तो ये बनेगा ना ये बनेगा। अब बताओ आप लास्ट वाला अगर ऑप्शन देखते कि लोहे में जंग क्यों लगता है, शिक्षिका कह रही है, तो आप बताओ परिकल्पना करेंगे या मापन करेंगे। अर्थात
आप ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस करेंगे या ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट, मतलब कि मेजरमेंट करेंगे। आप लोहे में जंग लग रहा है, ये मेजरमेंट थोड़ी करेंगे, ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। मतलब जब टीचर एक कुतुब मीनार का भ्रमण कराने के बाद वो कहती है कि 1600 शब्दों में कुछ इसके बारे में लिखिए, इसका मतलब है कि आप उसके वर्गीकरण के बारे में वो कह रही है कि आप उसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। फिर कह रही है कि जैसे घरों में जो जंग उन्हें अपने घर में लोहे की उन वस्तुओं को लिखने में कहती है जो कि नियमित रूप से इस्तेमाल होती हैं, तो उसका अवलोकन करने के लिए कह रही है। फिर उसके बाद कह रही है उसके रोकथाम के लिए, तो इसका मतलब है कि हाइपोथेसिस की बात कर रही है। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 68 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, हाँ, पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है उस प्रकार से विज्ञान पाठ्यचर्या प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता है। देखिए यहां पे हमारा कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय, मतलब कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है उस प्रकार से विज्ञान पाठ्यचर्या प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता है। तो विद्यार्थी सूखे सूती कपड़े और आदि रूढ़ी में रखे बीजों को अंकों के लिए परिकल्पना को विस्तृत करने में संलिप्त हैं, ठीक है ना। विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों को सूची बनाने में संलिप्त हैं। तो आपसे पूछा है नहीं करता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। अरे भाई वो कह रहा है कि आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में सम्मिलित है। फिर कह रहा है विद्यार्थी विभिन्न घरेलू सामानों की अम्लता और क्षारकता की जांच, ये तो यहाँ पे आप कह रहा है कि नहीं के लिए। तो विद्यार्थी विद्युत परपथ के 2 खुले पर सिरों में रबर का एक टुकड़ा, बालों की पिन और सीसा जोड़ने के संभावित प्रतिफलों की कर रहे हैं। मतलब कहने का है कि हमारा आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त हैं। आपसे पूछा है कि प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता, मतलब हमारी जो विज्ञान की जो पाठ्यचर्या है ना, ये सब नहीं होगा क्लास 8 तक के बच्चों, 6 to 8 वालों के लिए। सो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। हालांकि आपके सेट में क्वेश्चन आगे पीछे होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन पे आइए कि विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में प्राय ही अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसा ही एक कहानी में चीन में रेशम की आकृति खोज की तथा सिल्क रूट के माध्यम से बाकी दुनिया का रेशम से परिचय कराने में यात्रियों एवं व्यापारियों की भूमिका की, ठीक है ना। ऐसा करने से उसका क्या उद्देश्य होगा, उपर्युक्त को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने द्वारा विज्ञान शिक्षा अधिगम में कौन सा लक्ष्य पूर्ण हो रहा है, ठीक है ना। अगर इस तरह की चीजों को विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में अगर शामिल कर दिया जाए तो उससे उद्देश्य क्या पूरा होगा, ठीक है ना। उससे क्या, व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंस टीचिंग लर्निंग ऑफ बीइंग फुलफिल्ड बाय द इंक्लूडिंग द अबव द टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। तो आप बताइए कि जैसे जो आपका बीत चुका अतीत में जो मतलब कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग उपाख्यान है शामिल होते हैं, ऐसा ही एक कहानी में चीन में रेशम की आकृति खोज की गई, ठीक है ना। तो आप बताइए विज्ञान की प्रकृति की समझ को विकसित करने के लिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए, इसकी सराहना विकसित करने के लिए कैसे विज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सन्निहित है, ठीक है ना। आनंदमयी कहानियों को शामिल करने के लिए, विज्ञान विषय वस्तु का बोझ कम करने के लिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, चलो तो बताइए कौन सा आंसर होगा। आप क्वेश्चन नंबर 69, हालांकि हम नंबर नहीं कहेंगे, तो 69 में कौन सा आंसर होगा, तो आप कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ आप ये देख लीजिए कि आनंदमयी कहानियों को शामिल करने के द्वारा विज्ञान विषय वस्तु का बोझ कम करने, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। बताओ डी जहां जहां है वो गलत हो जाएगा। तो डी यहाँ ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। भाई जब अतीत के कोई कहानियों को शामिल किया जाएगा, एक चीन की कहानी थी, तो कह रहा है विज्ञान की प्रकृति की समझ को विकसित करने, यस। ऐतिहासिक दृष्टिकोण को विकसित करने का, यस, क्योंकि वो चाइना की बात कर रहा है इसलिए ऐतिहासिक। इसकी सराहना विकसित करने की, जैसे कि विज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सन्निहित अंतः स्थापित है, यस, ठीक है ना। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जहां जहां डी है वो गलत हो जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड है, कल आपका पेपर होगा तो आप ऐसे ही सवालों को करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा, ठीक है ना। आप मुझे बताओ, विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों को पढ़ना, अब आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो क्या आप स्वभाव का विकास में योगदान नहीं करेगा, ये करेगा क्या, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो हमारा पहला आंसर, प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, यस ये तो करेगा। विद्यार्थियों को तात्कालिक अनुभव प्रदान करना, ये तो करेगा ही करेगा। आप प्रैक्टिकल अगर अनुभव कराते हैं तुरंत उसको, ठीक है ना। वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास में ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना, यस ये भी सही है। इसका मतलब है कि योगदान नहीं करेगा। सो ऑप्शन 1, विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों को पढ़ना, आप सिद्धांत पढ़ के कोई ना उसको थोड़ी बल मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे बेटा, तो 71 में क्या कह रहा है,
71 में कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों में परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है। एक क्लास में बच्चे हैं, कौन सी क्लास के हैं, क्लास 7 के बच्चे हैं, आपने उनको धातु और अधातु के बारे में उनको बताना है, तो कौन सी टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे। तो कह रहा है कि गुंजायमान कथनांक और गणनांक शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना, विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना था, उन्हें धातुओं और अधातुओं के गुणों को निगमन करने के लिए कहना, ठीक है ना। सैंपट पर धातुओं और धातुओं के नहीं, ये तो नहीं होगा बिल्कुल। धात्विक और अधात्विक पदार्थों का प्रयोग करने विद्यार्थियों को दैनिक अनुभव पर परिचर्चा करने की पहल करना, ठीक है ना। जब आप डेली उसके यूज के जब करेंगे तो आप उन चीज़ों को अच्छे से जानने लगेंगे। इसका मतलब है कि आपका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, कि धात्विक और अधात्विक पदार्थों का प्रयोग करने के लिए विद्यार्थियों के दैनिक अनुभव पर परिचर्चा करने की पहल करना है, ठीक है ना। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, करार निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सैद्धांतिक, मीमांसात्मक मतलब सैद्धांतिक, ठीक है ना। क्या है सैद्धांतिक? सिद्धांतों को सत्यापित करने हो उच्च प्राथमिक स्तर पर सुव्यवस्थित प्रयोग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। चलो ठीक है, S1 लिखा गया है। फिर कह रहा है विज्ञान की प्रकृति को समझने में गतिविधियां या प्रयोगात्मक साक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यस, अगर आप विज्ञान की नेचर को समझना चाहते हैं तो गतिविधियां, और अगर उनको प्रैक्टिकली अगर नहीं कराएंगे तो चीजें जान नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये तो सही है। फिर क्या है, सिद्धांतों को सत्यापित करने उच्च प्राथमिक स्तर पर सुव्यवस्थित प्रयोग का प्रस्तुत करने में आवश्यकता करता है। इसका मतलब ये भी सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमनात्मक उपागम में अधिकांश अवधारणाओं तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब हमारा हो जाएगा कि S2 और S3, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए सिद्धांतों को सत्यापित करने हेतु, सिद्धांतों को सत्यापित करने हेतु, इसका मतलब S2 और S3 दोनों सत्य हैं, किंतु S1 असत्य। भाई सिद्धांतों को सत्यापित उच्च प्राथमिक स्तर पर सुव्यवस्थित प्रयोग प्रस्तुत करने आवश्यकता है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा यह हो जाएगा कि S2 और S3 दोनों सत्य हैं किंतु S1 असत्य है। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब फर्स्ट आंसर हो जाएगा, जिसने पेपर किया है वो पहला कर फोर्स कर दिया है, ठीक है ना। S1 और S2 दोनों सत्य है, नहीं, S2 और S3 दोनों सत्य हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं, कह रहा है कक्षा 6 में बल पर पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा करती है। मतलब कि बल का जो चैप्टर पढ़ाती है तो पहले वो आपसे डिस्कस करती है उसके बारे में, जिससे वो आप बच्चों को यह कल्पना कराने के लिए कहती है कि क्या करेंगे अगर वो गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूर तक लुढ़काया जाना रखना चाहते हैं, तो वह बच्चे को उत्तर को कैसे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है। पेडागोजी है। कि कक्षा में एक शिक्षक है, वो कहती है कि अगर बॉल को बहुत लंबी दूर तक लुढ़काए रखना चाहते हैं तो आपसे पूछती है कि उसमें आप उसके बारे में क्या बोलेंगे। तो मतलब जानना चाहते हैं विद्यार्थियों को मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है, ठीक है ना। विद्यार्थियों की पूर्व अवधारणाओं को आंकने के लिए, यस ये तो सही है। अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षा शास्त्र रणनीति को अपनाने निर्धारित करने के लिए, ठीक है ना। तो बी तो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, बी तो आंसर सही है। इसका मतलब है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जहां पे ए होगा वो गलत होगा, ये भी ए गलत, ये भी गलत। अब आपका सी डी बचा है, डी देख लो, डी देख लो। हमने विद्यार्थियों को बल को परिभाषित कर पाने में सक्षम बनाने के लिए, ऐसा नहीं है, परिभाषा से मतलब नहीं, वो ये परिभाषा नहीं जानना चाहती। अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली, मतलब जो भी आप जो बताएंगे उसके बारे में, तो आपने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो जानना चाहती है आपसे। तो बी एंड सी इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो आपका यहाँ के लिए चौथा ऑप्शन सही होगा, बी एंड सी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर, रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए। कह रहा है यौनारंभ पर मादाओं में अंडाशय का आकार ए जाता है और बी उत्पन्न करना नर में विषण द्वारा सी उत्पन्न होता है, इन हार्मोनों का उत्पादन डी द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सवाल है और यहीं से हम लोग कर लेंगे कि यौन आरंभ पर मादाओं, मतलब कि जो फीमेल्स होती हैं, नर और मादाओं में अंडाशय का आकार बढ़ता है। क्या कहता है? बढ़ता है। तो आपका आंसर यहाँ पे देखो क्या होगा। तो यहाँ पे घटना है तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं होता। यौन आरंभ पर मादाओं में अंडाशय का आकार बढ़ जाता है और बी उत्पन्न करता है, तो क्या होगा? एस्ट्रोजन उत्पन्न करता है। इसका मतलब अभी भी बढ़ जाता है या तो एस्ट्रोजन। तो हमारा ऑप्शन बी इज द, मतलब ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। आगे नहीं, यहाँ पे कह रहा है थायरॉक्सिन नहीं होता, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना। आगे करने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही पता है नर में विषाणु द्वारा कौन सा टेस्टोस्टेरोन होता है और वो कहाँ से रिलीज होता है, तो आप कहेंगे डी नियंत्रित होता है, मतलब कि वो पीयूष ग्रंथि से, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या, थायराइड से, तो इसलिए नहीं होगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर।
मजा आ गया। चले आगे चलते हैं कि एक परपथ में 3 समरूप बल्बों को एक स्विच के विभिन्न व्यवस्थाओं में जोड़ा गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है। किस व्यवस्था में बल्ब सर्वाधिक प्रदीप्त होंगे? तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए कि सर्वाधिक प्रदीप्त होंगे जब तीनों क्या होंगे, किस व्यवस्था में, मतलब कि आप उनको सीरीज के क्रम में जोड़ा जाए या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो मुझे पता है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर उनको पैरेलल में जोड़ दें तो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना। कह व्यवस्था सी, पार्श्व क्रम में संयोजित 2 बल्ब, तीसरे बल्ब बिल्कुल गलत है। व्यवस्था डी कहती है सश्रेणी क्रम में व्यवस्थित नहीं। व्यवस्था ए, सभी बल्ब श्रेणी क्रम में, बिल्कुल गलत। व्यवस्था बी, सभी बल्ब कैसे, पार्श्व क्रम में, मतलब पैरेलल, ऑल बल्ब इन पैरेलल। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है बेटा, समान होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा निम्न कथनों को पढ़िए। कह रहा है कि एनोडीकरण धातु को संक्षारण से बचाने की एक विधि है, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, करोजन की एक विधि है, नहीं। एनोडीकरण वो तो गैल्वेनाइजेशन होता है, लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया, नहीं, वो गैल्वेनाइजेशन होता है। इसका मतलब है कि ए एंड आर दोनों असत्य हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सो सेकंड इज द राइट आंसर। ए एंड आर दोनों क्या है, असत्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक वायु में खुला रखने पर काली क्यों पड़ जाती हैं? तो आप कहेंगे कि वायु में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके, बिल्कुल नहीं। वायु में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल नहीं। वायु की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके, नहीं। वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अपक्रिया करके, मतलब कि Ag जो है H2S क्या करेगा बेटा, जो सिल्वर है ना, सिल्वर है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या कहलाएगा कि वो काली पड़ जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर, तो 4 इज द राइट आंसर। आगे आते हैं HCl A, सोडियम नाइट्रेट HNO3 और सोडियम नाइट्रेट C। इसमें कौन सा, हाँ, तो यहां पे देखें बेटा, आइडेंटिफाई करना मुझे, तो मतलब थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हुई थी। आप देखिए क्या कह रहा है कि HCl है तो A, HNO3 ये सब क्या है, ये सब एसिड है, और ये क्या है, सारे ये बेस हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि A, अब आपको यहाँ क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो NH3A जो होगा NH3 होगा। ठीक है ना, NH3 NH4 है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, और मतलब कहने का कि ये यहाँ नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसका मतलब बी जो होगा वो आपका ये क्या होगा, क्षार होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। सी की बात करेंगे तो HCl बनेगा। याद रखना कि सी अम्ल है, तो सी पे जहां अम्ल है वही आंसर बनेगा। तो हालांकि यहां भी सी था, यहां भी सी था, यहां भी सी था। तो डी की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बेस मतलब कि क्षार बनेगा, तो ये NaOH बनेगा। तो ये NaHCO3 ये नहीं बनेगा, NaH ये नहीं बनेगा, NaOH ये है, लेकिन यहाँ पे NH4 था इसलिए नहीं बनेगा। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 79 की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चीनी का एक सांद्र सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली गई। ठीक है ना बात। चीनी के सिरप को धीमी आंच में कैलोरीकरण होने का गर्म किया गया। तो आप मुझे बताइए कि जब चीनी का एक सांद्र सिरप बनाने के लिए जल में घोला गया, ठीक है ना, तो आप जब जल में चीनी घोलेंगे तो बाद में आप उसको वापस ला सकते हैं। कह रहा चरण 1, चरण 2, चरण, तो यहाँ पर चरण 1 क्या है, तो ये कैसा रिएक्शन हो रहा है, तो चरण 1 क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो आंसर वही होगा जहां पे भौतिक परिवर्तन है। इसका मतलब है कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चरण 1 भौतिक परिवर्तन है, और फिर कह रहा है कि चीनी के सिरप को धीमी आंच में कैलोरीकरण होने के गर्म किया जाता है, मतलब आप कुछ चाशनी बनाना चाहते हैं। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसका मतलब है कि चरण 1 हमारी जो भौतिक परिवर्तन है, और चरण 2 क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि आप चाशनी के बाद आप दोबारा चीनी नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर पानी में चीनी मिला दिया तो आप दोबारा चीनी बना सकते हैं। तो ये एक भौतिक परिवर्तन हुआ, दूसरा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो चरण 1 भौतिक है, चरण 2 रासायनिक है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं भाई। हाँ, कह रहा है कि किसी तत्व के आयन में 2 धन आवेश हैं, परमाणु की संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 11, 15, 13, 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो यहां पे आपका आंसर होगा, क्योंकि ये फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपका आंसर आ जाएगा 11। तो आंसर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। अब देखिए ये लाइट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। प्रकाश की एक किरण, ठीक है ना, वायु में विभिन्न प्रकाशिक घनत्वों के 3 माध्यमों A, B और C में यात्रा करती है, और नीचे दी गई सारणी संदर्भ में लीजिए और X, Y, Z और W को पहचानिए। वो कह रहा है कि माध्यम Y से माध्यम A में
प्रकाश की चाल y से जब जाएगी तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगा x, प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है तो y अपरिवर्तित रहेगा। तो ठीक है ना, तरंगदैर्घ्य और प्रकाश की चाल दोनों सेम होंगे। अगर एक घट रही है तो ये भी घटेगी, ठीक है ना। तो x घट रही है, क्या रहा आपका प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या है, घट रही है, ठीक है ना। तो आपका ये भी घटेगा और प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बताइए y कहां परिवर्तित नहीं हो रहा है, बस पहले से ही बना लेंगे। तो y घटती है बढ़ती वृद्धि होती, नो, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले क्या कह रहा है कि y से माध्यम b में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि अगर वृद्धि हो रही है तो z भी क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों कैसी होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है ना। तो देखो b में x क्या है, हाँ x पे आओ, तो यहां पे कह रहा है कि y से माध्यम b में, b की बात कर रही है, वृद्धि होती एक जैसी होती है और z है, ठीक है। y से माध्यम c में एक जैसी रहती है, क्या प्रकाश की चाल एक जैसी रहती है और एक जैसी रहती है, ये तो सही था बिल्कुल। अगर b में बात करो तो वृद्धि होती है, लेकिन आप जानते हैं प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तन नहीं होता, तो एक जैसी रहती है। y के लिए है घटती है, ये मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि आवृत्ति में चेंज नहीं आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 82 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए स्थिति। ये कह रहा है कि इंग्लिश से पढ़ता हूं कि ग्रोथ एंड ब्रांचेज ऑफ रूट्स इन द हॉरिजन एंड बी हॉरिजन, एडवांटेज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सिचुएशन ए है, ठीक है ना, मतलब ए संस्तर स्थिति और बी संस्तर स्थिति में जड़ों की वृद्धि एवं शाखन जल एवं खनिजों को अवशोषण की लाभदायक है। यस, बिल्कुल बात ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई। फिर दूसरी चीज क्या कह रहा है कि सी संस्तर स्थिति खाद मिट्टी में समृद्ध जो मृदा को कोमल और छिद्रिल बनाती है, बिल्कुल गलत बात है। तो इसका मतलब है कि स्थिति ए क्या है, केवल स्थिति ए सत्य है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, फर्स्ट नहीं होगा। तो 82 में हमारा आंसर हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो 82 है बेटा, कौन सा था मेरा, 82 था, ठीक है ना, 82 था। 83 की बात करेंगे, यहाँ पे नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि बस मैंने बोल दिया। आपको चाइना रोज को गुड़हल कहा जाता है, सूचक दिया गया, इंडिकेटर की बात की। देखिए क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में आता ही है कि प्रथम प्रश्नली में आपने 2 बूंद विलयन ए की डाली और विलयन का रंग किसी परिवर्तन का प्रेक्षण नहीं किया, ठीक है ना। दूसरी प्रश्नली में आपने 2 बूंद विलयन बी की डाली और हरा रंग हो गया। तो हरा है तो कैसा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अम्लीय नेचर का है, कैसा है, और यहां पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब उदासीन है। तो बताओ भाई कहां पे है, यहां पे कौन सा बनेगा आपका आंसर। तो आप कहेंगे कि हाँ ए उदासीन है, बी अम्लीय है। सी के लिए क्या कह रहा है कि तीसरी प्रश्नली में अपने 2 बूंदे विलयन सी डाली और मजेंटा गुलाबी रंग हो गया, तो इसका मतलब क्षारकीय होगा। तो इसका मतलब है कि बी अम्लीय है, सी क्षारकीय है और ए क्या है, उदासीन है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आगे चलते, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यह कह रहा है किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है, ठीक है ना। किसी पिंड की, हाँ चलो 84 है क्वेश्चन नंबर, किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, यही कह रहा है आपको। दूसरा कह रहा है कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल अशून्य है, मतलब सही बात है, ठीक है ना। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है ना, ये वाला सेकेंड वाला कथन जो है वो सही है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है, ठीक है ना, ये भी बात सही है। तो हम कहेंगे कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। 85 की बात करूंगा यहाँ पे, धातु के 2 समरूप पात्र लिए गए, पात्र ए को बाहरी सतह पर काला और पात्र बी को बाहरी सतह पर सफेद रंगा गया, ठीक है ना। दोनों चरण 1 में क्या है, दोनों पात्रों को सूर्य की सीधी रोशनी में रखा गया, ठीक है। फिर कह रहा है चरण 2 में कुछ घंटों के बाद दोनों पात्रों को एक छायादार क्षेत्र में रखा गया। अब होता क्या है चरण 1-2 में, देखो पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा, पात्र ए कैसा है जरा बताओ मुझे। तो आप कहेंगे पात्र ए जो है ना काला से है और पात्र बी क्या है, सफेद से बाहरी उसकी सतह पेंट की गई है। पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा और खोएगा, ठीक है, चलो ये तो बात सही है। पात्र बी पात्र ए की अपेक्षा शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा, नहीं करेगा किसी कीमत पे। तो कह रहा है पात्र ए पात्र बी से अधिक शीघ्रता से गर्म हो जाएगा, जबकि पात्र बी पात्र ए से अधिक शीघ्रता से ऊष्मा खो देगा। अच्छा ठीक है, हाँ ये भी बात सही है। अभी देखता हूं मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है, पात्र बी पात्र ए की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से गर्म हो जाएगा, नहीं बिल्कुल ये तो गलत हो गया। अब आप ध्यान समझिए, मतलब पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा
की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा, ये बात सही है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि पाद ए से अधिक शीघ्रता से ऊष्मा खो देगा। यस, इसका मतलब है कि क्योंकि उसमें क्या है, वो ब्लैक है ना, तो ऑब्जॉर्प्शन करेगा, उसमें रिफ्लेक्शन कम होगा, तो हम यहां पे क्या कहेंगे कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है बात, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, मतलब कि थर्ड इज द राइट आंसर। यहां पे बात करेंगे कि तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू से काटना क्यों मुश्किल हो जाता है, जब उसमें क्या करेगा कि संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। यस, संपर्क क्षेत्र बढ़ी तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज हो जाता है, संपर्क क्षेत्र कम हो जाता है, दाब बढ़ जाता है और बल कम हो जाता है। ऐसा नहीं है, बल जितना पहले भी लगाते तो वो डिपेंड करता है कि संपर्क क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, 87 पे आते हैं। विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, तो प्लास्टिक का नहीं, बिल्कुल नहीं, एल्युमिनियम के कोर क्रोड का उपयोग करके धारा का प्रवाह बढ़ाकर। जब धारा का प्रवाह बढ़ेगा और कुंडली के फेरों की संख्या कम करके, बिल्कुल ये तो उल्टी बात कह दिया, ये क्या कर दिया, उल्टी बात कह दिया, क्योंकि उसने क्या कहा है कि चुंबक की शक्ति कब बढ़ेगी, क्रोड का उपयोग करके, एल्युमिनियम क्रोड का नहीं, धारा का प्रवाह बढ़ाकर। जब धारा का प्रवाह बढ़ेगा तो क्या होगा, विद्युत के चुंबक को क्या होगा, इंक्रीज करेगी, शक्ति क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन अंगों का समुच्चय जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय, बृहदांत। तो आप मुझे बताइए, यहां से देखिए इंग्लिश में इसका, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो रोल अदा करता है, तो कह रहा है कि कौन सा नहीं योगदान देते। ध्यान समझिए कैसे एलिमिनेट करेंगे। ये तो देता है, तो ये नहीं हो सकता। बुकल कैविटी जिससे हम लेते हैं, ये भी देता है। लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी। एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, तो यहां पे सब कुछ तो सही है, लेकिन जो एसोफेगस है ना, ये क्या कहते हैं इसे, ये हमारे भोजन के पाचन में हेल्प नहीं करता है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है और उसके पास फेफड़े नहीं होते, बिल्कुल सही बात है भाई, ये सही है। बैगची मतलब टैडपोल, मेढक का बच्चा, गलफड़ों के माध्यम से सांस लेता है, उसके पास फेफड़े नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। सांप अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, उसके पास फेफड़े नहीं होते हैं, फेफड़े नहीं होते हैं, क्या है, होते हैं। इसका मतलब है कि त्वचा सांस तो लेता है जब वो बिल में रहेगा, लेकिन उसके पास फेफड़े होते हैं, जब बाहर रहेगा तो कहां से लेगा, स्किन थोड़ी नहीं लेगा। इसका मतलब केवल ए एंड बी आपका सही है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित को पढ़िए और क्रमशः एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू की पहचान कीजिए। वह भाग एक्स क्या है, वह भाग जो परागण उत्पन्न करता है, वाई वह भाग जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है, जेड वह मादा जननांग जहां परागण अंकुरित होते हैं, डब्ल्यू फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता है। तो आप देखिए और यहां से बना सकते हैं, तो जो आपको ऑप्शन सही लगे, ठीक है ना। तो यहीं पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे लास्ट और फूलों का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता है, इसका मतलब पंखुड़ियां हैं। तो पंखुड़ियां हमारा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ना तो ये बनेगा ना ये बनेगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है, ठीक है ना। वह मादा जननांग जहां परागकोण अंकुरित होते हैं, तो आप कहां होते हैं, वर्तिकाग्र में होते हैं, ना कि बीजांड में होते हैं। तो सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपने मिला लिया होगा और सब कुछ बढ़िया रहा होगा। तो बाकी आगे की और तैयारी करने के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई नई क्लासेस हमारे चैनल पे आती रहेंगी और आगे भी सीटेट के पूरे कंप्लीट आपको सिलेबस मिलने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।